अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अल्कीन्स हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, अल्कीन्स के रिएक्शन कंप्लीट हुए थे और आज ये है कि हम अल्काइंस को कंप्लीट करेंगे और साथ में एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, लास्ट जो हमने ये रिएक्शन देखा था अल्कीन्स में मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन देखी थी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पॉलीमराइजेशन भी रिएक्शन है, वो भी आपको मालूम है। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में पॉलीमराइजेशन, एडिशन, पॉलीमराइजेशन, अल्कीन्स को ऐड करेंगे तो एडिशन पॉलीमर्स बनेंगे। इथीन है तो पॉलीइथीन, प्रोपीन है तो पॉलीप्रोपीन। तो वो पॉलीमराइजेशन तो सबको आइडिया होगा तो क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाती है अल्काइंस। ठीक है जी, अल्काइंस में सबसे जो आपके पास यानी अल्काइंस क्या है, जनरल फार्मूला अगर हम अल्काइंस की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट वुड बी अल्काइन। और जनरल फार्मूला इनका है CnH2n-2, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट अल्काइन इज इथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड CH H. This is the smallest alkyne which is known as ethyne. इसको आप इथाइन कह सकते हैं, also known as acetylene. Ethyne is also known as acetylene. ठीक है जी, तो इथाइन कह दें या एसिटाइलिन कह दें, तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट अल्काइंस है। ठीक है, अच्छा, इट इज प्रेजेंट इन ऑयल गैस एंड कोल गैस अबाउट अप टू 10%। ठीक है, कोल गैस में, कोल गैस जो आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो प्रेजेंट अराउंड 10% इन कोल गैस। ठीक है जी, कोल गैस में अराउंड 10% जो है ये मौजूद होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें, इथाइन की बात कर रहे हैं और तमाम अल्काइंस पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सी होगी, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों कार्बन्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp ओवरलैप से, और बाकी उसके अलावा दो p ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करेंगे और दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा अगर इसमें हम बात करें बॉन्ड एंगल की तो मतलब शेप क्या होगी, लीनियर शेप होगी, एंगल 180 डिग्रीज होगा बिटवीन बॉन्ड्स। और जो आप कह लें कि बॉन्ड लेंथ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.09 एंगस्ट्रॉम। दैट इज 1.09 एंगस्ट्रॉम। और अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये तो जस्ट सिंपल थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस को बनाया कैसे जाता है। ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। प्रिपरेशन, ठीक है, तो इसकी दो प्रिपरेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो हम देख लेते हैं फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स आपको याद होगा कल हमने बात की थी। ठीक है, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन ग्रुप मौजूद हो। तो फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है जी, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, अगर हम फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स बनाते हैं, विसिनल डाइहैलाइड लेट से हमने कहा कि जी ये विसिनल डाइहैलाइड है, कार्बन कार्बन ठीक है जी, अब ये कोई विसिनल डाइहैलाइड है जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर हैलोजन ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन होगा और
आप कह लेंगे पहले एक H और X जाएगा, लेट से हमने कहा कि ये H गया और ये X गया, तो HX रिमूव हो गया, और फिर एक और दूसरे मॉलिक्यूल से भी H जाएगा और X, मतलब ये 2 स्टेप्स के अंदर रिमूवल हो रहा होगा। इन एक्चुअल ये 2 स्टेप्स के अंदर रिमूवल होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको रिएक्शन लिख रहे हैं, तो एक साथ 2 HX जो है ये हमने रिमूव कर दिए, और जब दोनों HX रिमूव हो जाएंगे तो यानी जब एक H और X जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, एक और HX जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड R और ये R, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग अल्काइंस फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाई हैलाइड्स में से जब आप बेसिकली ये कौन सा रिएक्शन है, अगर आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, चले बताएं व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, जी बेटा ये जो हम विसिनल डाई हैलाइड से, हाँ जी, एलिमिनेशन, अभी आप इसको सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, एंड यस इट विल बी E2 रिएक्शन होगा, ठीक है जी। तो बट फिलहाल जस्ट मैं इसको अगर टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से बात करूँ तो दैट इज एलिमिनेशन, मैकेनिज्म के ऊपर हम नहीं जा रहे, जस्ट सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन अगर पूछा जा रहा है तो दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन हो रही, ठीक है, और यहाँ पे 2 एलिमिनेशन हो रही, सिंगल एलिमिनेशन होगी तो डबल बॉन्ड अल्कीन बनेगा, और अगर आप दोनों HX ग्रुप रिमूव कर देंगे तो दैट वुड बी एलिमिनेशन, और फिर ये आपके पास अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक रिएक्शन हो गया फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। इसके अलावा आप इसको बना सकते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, इंडस्ट्रीज में जो मेनली बनाया जाता है दैट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड से बनाने के लिए पहले हम देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड जो है, यानी आप कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं विद कार्बन, कोक के साथ रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। लेट्स सी कैल्शियम ऑक्साइड है, इट रिएक्ट्स विद कार्बन एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम कार्बाइड में, इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यहां से ये बनेगा। और फिर ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, दिस रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर बनता है CaOH2 प्लस वी गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर इथाइन, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो कैल्शियम कार्बाइड वाला रिएक्शन है दिस इज ओनली फॉर इथाइन, आप इससे और कोई अल्काइन नहीं बना सकते, दिस इज ओनली फॉर इथाइन, ठीक है। तो दिस रिएक्शन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड दिस इज ओनली फॉर इथाइन, ठीक। तो ये 2 केमिकल रिएक्शन है जिनके थ्रू हम अल्काइंस जो हैं ये बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन विच इज इथाइन, ठीक है। इथाइन और एसिटाइलिन इट हैज अ गार्लिक लाइक ऑर्डर, ठीक है, इसकी जो स्मेल है वो गार्लिक टाइप होती है। तो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो ये जनरली कलरलेस होते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, एक्सेप्ट इथाइन और एसिटाइलिन which has a garlic like smell, ठीक है जी। इसके अलावा स्टार्टिंग के अल्कीन्स गैस होंगे, देन फिर उसके बाद लिक्विड होंगे, देन सॉलिड होंगे, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, एंड दे आर नॉन पोलर, ठीक है। ये नॉन पोलर होते हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, तो दे आर नॉन पोलर, तो दे डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस,
केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन हमारे पास आ जाता है दैट इज वही अगेन एडिशन रिएक्शन। जिस तरह आपने अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन देखे, ऐसे यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शंस होंगे। ठीक है, हम रिएक्शंस नहीं देखते, जस्ट सिंपल आप जो है वो बुक से भी इसको एक दफा देख सकते हैं। सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये 2 स्टेप के अंदर पहले अगर आपने हाइड्रोजन ऐड करेंगे अल्कीन बनेगा, फिर फर्दर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्केन बन जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके अलावा एडिशन ऑफ हेलोजन X2, हेलोजन ऐड करेंगे तो अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स HX, ऑफ हेलोजन एसिड्स HX अगर आप ऐड करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन होगी कि X वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे। तो दिस एडिशन वुड बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ध्यान में रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि लेट से कि हमारे पास HCl है, HBr है, HI है। ठीक है, तो HI वुड बी मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो इसको ब्रेक करना आसान होता है, तो दैट वुड बी मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है जी, ये आपके पास मोस्ट रिएक्टिव होगा। मींस आयोडाइड के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, ब्रोमाइड के साथ एट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन होगा। ठीक है, एंड ये जो आप कह लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। ठीक है, तो क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ लार्ज है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इसको ब्रेक करना आसान होगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ वाटर H2। अल्काइंस में अगर हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, लेट से हमारे पास अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, वी आर एडिंग वाटर HOH। अब आपको याद रखना है कि दिस रिएक्शन, अल्काइंस का जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 एंड एसिडिक मीडियम H2SO4। ठीक है, तो ये सिंपल ध्यान में रखिएगा कि अल्काइंस में जो वाटर की एडिशन है, दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक कार्बन पे OH। तो लेट्स से ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH-OH। ठीक है, ये आपके पास बन गया CH2 CH-OH। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा जी व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? ये जो यहाँ पे बना है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? जी, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म हियर? क्या आपने ट्रिपल बॉन्ड को डबल एडिशन हुई है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक कार्बन पे OH ऐड हो गया, तो इसको कॉमन नेम क्या देंगे आप? विनाइल अल्कोहल। यस, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ये ध्यान में रखें कि दिस इज विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कहलाता है विनाइल। और क्योंकि इसके साथ OH, अगर इसके साथ Cl होगा तो ये कहलाएगा विनाइल क्लोराइड, Br होगा तो विनाइल ब्रोमाइड, Cn होगा तो विनाइल साइनाइड। क्योंकि इस वक्त विनाइल ग्रुप के साथ OH है तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज विनाइल अल्कोहल। ठीक है, ये कहलाएगा विनाइल अल्कोहल। एंड अगर हम इसको सिस्टमैटिक वे में देखें तो दिस इज इनोल, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ रहा है और OH भी आ रहा है, तो सिस्टमैटिक वे में ये कहलाएंगे इनोल्स। ठीक है, तो इथेनॉल जो है वो आप इसको कह सकते हैं, बट हम इसका कॉमन यानी इसका सिस्टमैटिक नेम इतना आप कह लें कि कॉमन नहीं है जितना इसका ये कॉमन नेम विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो इनोल्स होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, इनोल जो है ये आप कह लें कि विनाइल अल्कोहल, या आप कह लें कि ये जो विनाइल अल्कोहल है इट इज एन अनस्टेबल फॉर्म ऑफ इनोल। यानी अगर आपका डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन पे आ रहा है, इफ द
double bond and carbon are present on the double bond and OH are present on the same carbon, यानी जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ इनोल इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो विनाइल अल्कोहल इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट से आपने ये विनाइल अल्कोहल बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास H है, ठीक है, ये जो H है, ये H जो है ये आपके पास ऐड होगा, यानी ये आपके पास यहाँ पे हम सिंपली कह देते हैं कि ये H जो है ये गेन कर लेगा ये हाइड्रोजन। ठीक है, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, CH3C और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, 2 कार्बन वाला, यानी आपका जो विनाइल अल्कोहल है यहाँ से ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, H इधर शिफ्ट हो गया, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, तो दिस फॉर्म्स एसिटाल्डिहाइड, कॉमनली अगर हम कहें तो ये एल्डिहाइड बन गया है। ठीक है, या आप इसको इथेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज एसिटाल्डिहाइड। जिन्होंने एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग नहीं पढ़ी हुई वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको इथेनॉल भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें बस सिंपल कि विनाइल अल्कोहल टूट के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो 2 कार्बन वाला विनाइल अल्कोहल था। लेट्स से कि अगर हमारे पास 3 कार्बन होते, ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे इथीन के बजाय प्रोपीन होता, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, तो ये H नहीं आएगा, ठीक है जी, तो CH और इसको आपने रिएक्ट किया विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट H2SO4, वाटर ऐड कर रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH, इस पे H आ गया, डबल बॉन्ड बन गया और ये बन जाएगा CHOH। ठीक है, अब ये क्योंकि 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये जो कंपाउंड बन गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा इसमें एक मिनट, मैंने एक गलती क्या करी है, आपने मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये हमने फॉलो नहीं किया। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमसे गलती क्या हो गई है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल अगर चले तो H यहाँ ऐड होगा और OH यहाँ ऐड होगा, तो ये बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये H जो है यानी ये वही जिस तरह से पहले हमने शिफ्टिंग देखी है वैसे ही शिफ्ट होगा, ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो दिस बिकम्स CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या बन गया, कीटोन। तो अगर 2 कार्बन वाला इनोल है तो अल्डिहाइड बनेगा और 2 से ज्यादा वाला इनोल है तो कीटोन बनेगा। ठीक है, दिस फॉर्म्स कीटोन, ये क्या बन गया आपके पास, कीटोन बन गया। तो सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 2 कार्बन वाला अल्कीन है तो अल्काइन इनोल है तो अल्डिहाइड बनेगा, और अगर 3 कार्बन वाला इनोल बन रहा है तो फिर वो जो है यानी आपके पास ये 3 कार्बन वाला अल्काइन था तो इससे 3 कार्बन वाला इनोल बना तो ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर जो है ये आपको सिंपल जहन में रखना है। ये इसमें से आपको ये भी जहन में रखें कि मर्क्यूरिक सल्फेट यूज होगा H2SO4 की प्रेजेंस में, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर वाटर ऐड होगा, वाटर मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू ऐड होगा, देन फिर आप कह लें कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के नतीजे में अगर 2 कार्बन है तो अल्डिहाइड बन जाएगा और अगर 3 कार्बन है या 3 से ज़्यादा कार्बन है तो फिर कीटोन बनेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, दैट इज एडिशन ऑफ
अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हम सिंपल इसको देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड और एडिशन ऑफ अमोनिया। बेसिकली ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड यानी आपके पास लेट से इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस reacts with HCN, hydrogen cyanide in the presence of copper chloride, CuCl2 NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड जो है ये एज ए कैटलिस्ट यूज होंगे। वही सेम रिएक्शन होगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, एक कार्बन पे H ऐड हो गया और एक कार्बन पे CN ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया? विनाइल साइनाइड। अगेन वी हैव दिस विनाइल स्ट्रक्चर, ये बन गया विनाइल साइनाइड, ये कहलाएगा विनाइल साइनाइड। ठीक है जी, दिस इज नोन एज विनाइल साइनाइड। अच्छा, इसके अलावा इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ये तो हो गई एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन में हाइड्रोजन, हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ वाटर एंड एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं विद KMnO4, तो अगर आप हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो प्रोडक्ट और होगी, लो टेम्परेचर पे यानी आपके लिए रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होगी। बस सिंपल ये ध्यान में रखें कि अगर एट इन कोल्ड कंडीशंस वी गेट, यानी आपने एजेंट क्या यूज करना है? KMnO4। ठीक है, एसिडिफाइड KMnO4। तो अगर कोल्ड KMnO4 है तो वी गेट फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फ्रॉम इथाइन। इथाइन से आपको क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मींस एक कार्बन वाला एसिड, जिन्होंने कॉमन नेमिंग नहीं पढ़ी हुई, मींस मीथेनोइक एसिड। ठीक है, और अगर यही आप हाई टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है, तो अगर आप हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो दिस कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सैलिक एसिड या इथेन डाइओइक एसिड कह दे, ऑक्सैलिक एसिड या फिर इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो इथाइन की यानी ये किसकी आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? इथाइन विद कोल्ड KMnO4 एंड इथाइन विद हॉट KMnO4। ठीक है जी, ये सिंपल आपने ध्यान में रखना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, ये तो सिंपल याद रखने वाला रिएक्शन है। इसके बाद है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ठीक है जी, एसिड्स क्या होते हैं कि जिसमें आपने मेटल के साथ रिएक्शन किया, मेटल डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन। सेम इसी तरीके से अगर मैं लेट से इथाइन है और इथाइन को हम रिएक्ट करें विद सोडियम, ठीक है, लेट से हमारे पास इथाइन है, ठीक है जी, ये इथाइन है और आपने इसको रिएक्ट किया विद सोडियम Na। ठीक है जी, तो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम, सो वी गेट CH, सॉरी ये H जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों तरफ सोडियम जो है वो इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा डाई सोडियम एसिटाइलाइड। दिस इज नोन एज डाई सोडियम एसिटाइलाइड।
ठीक है, ये डाइसोडियम एसिटाइलाइड बनेगा, जो कि फिर आप बाद में इसको दोबारा अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट सिंपल ये ध्यान रखें कि ये एसिडिक मीडियम वाला रिएक्शन है कि आपने प्रोटॉन को डिस्प्लेस किया है। सोडियम जो है ये जिस तरह एसिड्स में रिएक्शन होता है, एसिड प्लस मेटल प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो सेम इसी तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब साथ में क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। ठीक है, तो सोडियम विल डिस्प्लेस दी H ऑफ, तो मतलब जो आप कह लेंगे अल्काइंस जो हैं दे कैरी स्लाइटली एसिडिक नेचर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा रिप्लेसमेंट बाय सिल्वर एंड रिप्लेसमेंट बाय कॉपर, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट से हमने इथाइन को रिएक्ट किया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH reacts with ammonical solution of silver nitrate, ammonical solution of silver nitrate in aqueous ammonia, means ammonical solution of silver nitrate। तो सिल्वर जो है ये डिस्प्लेस करेगा, दिस फॉर्म C ट्रिपल बॉन्ड CAG डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। ठीक है, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड प्लस जो H यहाँ से रिप्लेस होंगे वो NO3 के साथ मिलकर क्या बना देंगे, नाइट्रिक एसिड बना देंगे। ठीक है, और ये जो सिल्वर एसिटाइलाइड है दिस इज ऑफ वाइट कलर। ठीक है, तो ये वाइट सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। इसी तरीके से CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस कॉपर क्लोराइड, अगर इसको कॉपर के साथ रिएक्शन किया जाए, अगेन इन अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, दिस टाइम वी गेट कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो ये कॉपर एसिटाइलाइड प्लस जो यहाँ से H निकलेगा वो Cl के साथ क्या मिलके क्या बना लेगा, 2HCl, और ये जो कॉपर एसिटाइलाइड होगा ये रेड कलर का सॉलिड है। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन सोडियम के साथ, सिल्वर के साथ और कॉपर क्लोराइड के साथ, ये तीन रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात कर लें तो इट इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो आप इसको हीट करेंगे अल्कीन गैस को, तो ये हीट रिलीज करेगी जो कि वेल्डिंग पर्पस में यूज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इथेनॉल वगैरह बनाने के अंदर भी काम आती है। अच्छा, एक लास्ट बात हम इसमें कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। यानी आप ये ध्यान में रखें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से हैं, अल्कीन्स। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, देन उसके बाद अल्काइंस, एंड सबसे लेस रिएक्टिव हैं अल्कीन्स। ठीक है, यानी कि हमारा एक कॉन्सेप्ट ये था कि शायद अल्काइंस जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, बट अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि अल्कीन्स में जो आपकी डबल पाई बॉन्ड, आप कहने के पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्प्रेड आउट हुई भी होती है। अल्काइन के केस में क्या होता है, क्योंकि दो पाई बॉन्ड आ जाते हैं तो वो ज़रा क्लोज आ जाती है, जिसकी वजह से उनको तोड़ना जो है वो इतना आसान नहीं रह जाता। तो अल्कीन्स जो हैं ये सबसे रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स है। अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, देन अल्काइंस एंड देन अल्कीन्स। ठीक है जी, तो ये हमारा अल्काइंस का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, ये रिएक्शंस वगैरह, नेम वगैरह, कॉमन नेमिंग जितनी भी है ये सब आपने जो है वो पढ़नी है अच्छी तरीके से, इसको देखना है। यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें तो दैट मींस बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स जो हैं ये कहलाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो विच आर आल्सो नोन एज एरीन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनको आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, दे आर आल्सो नोन एज एरीन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और आल्सो नोन एज एरीन्स। अब इसमें जो सबसे सिंपल कंपाउंड है दैट इज ऑब्वियसली बेंजीन। बेंजीन जो है ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री आपने खैर पढ़ी हुई है तो मैं ऐसा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा,
ठीक है। जस्ट पहले तो आप इसकी नेमिंग जो है, जो आप कह लें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो नेमिंग हमारे पास आ जाती है, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। ठीक है जी। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे सिंपल आपके पास बेंजीन है, ठीक है। और अच्छा, अब इसमें डिफरेंट आप चीज़ें को ज़रा समझ लें। पहली बात तो हम देख लेते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मोनोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक रिंग होगी, ठीक है। तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इसमें बेंजीन है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर लेट से हम CH3, ठीक है, दिस इज टॉलीन। CH3 अगर आपने लगा दिया तो ये क्या है, टॉलीन। और अगर आपके पास OH ग्रुप है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, फिनोल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप है तो दैट इज फिनोल। इसी तरीके से बेंजीन ग्रुप के ऊपर अगर NH2 ग्रुप है, जी, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, NH2 अगर आप लगा दिया क्या कहलाएगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 लगा देंगे तो ये क्या बन गया, कॉमन नेम क्या है इसका, फिनाइलमाइन, एंड कॉमनली नोन एज, फिनाइलमाइन भी ठीक है, बट ज़्यादा जो आप कह लेंगे इसका कॉमन नेम जो ज़्यादा आप कहते हैं कि आ सकता है, दैट इज एनिलीन, ठीक है। तो ये इसको इस नाम से भी ध्यान रखें। ऑल्सो फिनाइलमाइन भी ठीक है, बट एनिलीन जो है ये मोर कॉमन है, एनिलीन। इसी तरीके से COOH, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, जी, बेंजोइक एसिड, बिल्कुल ठीक, बेंजोइक एसिड, ठीक है जी, बेंजोइक एसिड। और अगर हम बेंजीन रिंग के साथ CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दें तो ये क्या है, और बेंजीन रिंग के साथ अगर SO3H लगा दें, SO3H, तो अल्डिहाइडिक रिंग लगी होगी, तो बेंजल्डिहाइड, ये क्या है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने सिंपल, ये तो हो गई मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग। फिर आ जाते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनोसाइक्लिक है जिसमें सिर्फ एक साइकिल थी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक में फिर दो टाइप आ जाती हैं। पॉलीसाइक्लिक में एक तो वो है जिसमें रिंग्स आइसोलेटेड है, रिंग्स आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है। जैसे लेट से ये एक स्ट्रक्चर, ठीक है, आइसोलेटेड रिंग वाले स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज ये एक रिंग है, ठीक है जी। इसमें क्या है, दोनों रिंग्स आइसोलेटेड है, तो ये कहलाएगा बाइफिनाइल, दिस इज नोन एज बाइफिनाइल, ठीक है। 2 C6H5, क्योंकि बेंजीन में से, बेंजीन क्या है, C6H6, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो ये क्या बन जाता है, C6H5, विच इज नोन एज
फिनाइल। ठीक है, तो अब ये क्योंकि 2 C6H5 थे तो बाइफिनाइल। इसी तरीके से लेट से ये एक और पॉलीसाइक्लिक रिंग है विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, CH2 और ठीक है, तो ये आपने दोनों को अटैच करते हैं तो दिस इज बाइफिनाइल मीथेन। बाइफिनाइल यानी ये मीथेन था, इसके साथ 2 फिनाइल अटैच कर दिए तो डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है जी, तो दिस इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड इन विच द रिंग्स आर आइसोलेटेड, जिसमें रिंग्स आइसोलेटेड है। और बास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जिसमें रिंग्स आपस में अटैच होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नैफ्थलीन है। नैफ्थलीन में क्या है, दोनों रिंग्स आपस में अटैच हैं। दिस इज नैफ्थलीन, ये एक रिंग और ये दूसरी रिंग। ठीक है, तो ये दोनों रिंग्स आपस में अटैच हैं, दिस इज नोन एज नैफ्थलीन। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 रिंग्स हैं ठीक है, ये 3 रिंग्स हैं आपके पास, ठीक है, ये 3 रिंग्स हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो दैट इज फेनैंथ्रीन। ठीक है जी, दिस इज फेनैंथ्रीन। और अगर तीनों रिंग्स एक साथ अटैच हैं तो दिस इज एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये 2 टाइप के आपके पास पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हो गए, एक वो जिनमें रिंग्स आइसोलेटेड हैं और एक वो जिनमें रिंग्स डायरेक्टली अटैच है। तो ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की हमने नेमिंग जो है वो देख ली। ठीक है, ये आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो हमने बात कर ली थोड़ी सी नेमिंग की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बेंजीन के ऊपर। एक्चुअल जो हमने डिस्कस करना है दैट इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की अगर हम बात करें तो पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, structure of benzene। ठीक है, molecular mass it was determined by vapor density method। ठीक है, that was 78.108। अच्छा, अब इसमें आपके पास टोटल 6 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं। इनिशियली क्योंकि साइक्लिक रिंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं था तो इनिशियली कॉन्सेप्ट यही था कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा, बट फिर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी आप कह लें कि C6H6 है तो मतलब आप ये कह लें कि इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। C6H6 मतलब इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बट इसके जो रिएक्शंस थे वो अनसैचुरेटेड के साथ मैच नहीं करते थे। ठीक है, मतलब मेनली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, एडिशन रिएक्शंस जो है वो रिलक्टेंटली करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बात तो ये कि इसके जो भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स थे वो सब अनसैचुरेटेड होंगे और अनसैचुरेटेड वाले रिएक्शंस ये शो नहीं कर रहा। ना तो ये किसी आप कह लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, नॉर्मली जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो खैर ये स्ट्रक्चर वगैरह ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक से भी ये कुछ वैसे आप इतना कह लें कि इतनी ज़्यादा डिटेल में जिसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जब ये आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यानी लेट्स से कि अगर मैंने 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाए हैं और अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो अब सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी हो सकती है तो ये 1 कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ होगी तो 2 कहलाएगा, यहाँ होगी तो 3 कहलाएगा। बेंजीन के केस में क्या है, आपको एक ही सब्स्टिट्यूशन मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से भी पता लग रहा है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, देन फिर उसके बाद कैक्यूलर स्ट्रक्चर आया जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बताए गए। ठीक है कि जी रिंग स्ट्रक्चर है विच हैज डबल बॉन्ड ऑन ऑल्टरनेट पोजीशंस। कैक्यूल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच के बेंजीन के केस में
ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो नाउ इट कैन ओनली गिव यू वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इसमें जो वो स्ट्रेट चेन में 3 आ रहे थे, बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा आप लोग। अच्छा सॉरी बेटा, माइक मेरा ऑफ था। मैं ये सिंपल यहाँ पे ये बात कर रहा था कि कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया, इससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि आपको सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक ही मिल सकती है, ठीक है। बट स्टिल दिस इज हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर, ये हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्टिल इसको एडिशन रिएक्शंस करने चाहिए, बट ये एडिशन रिएक्शंस नहीं कर रहा क्योंकि कैक्यूल स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स थी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसकी स्टेप, और दूसरी बात ये कि इस स्ट्रक्चर से इसकी स्टेबिलिटी को आइडिया नहीं हो रहा। बेंजीन जो है इट इज हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर, यानी लेट से अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, जिसमें एक डबल बॉन्ड है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। और इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, दिस वुड रिलीज एनर्जी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड डेल्टा एच इज अराउंड -119.5। तो इसका मतलब ये जो आपकी प्रोडक्ट है, मतलब अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें प्रोडक्ट मोर स्टेबल होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है तो हम कहेंगे प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब कितनी स्टेबल है, हम कह रहे हैं कि 119.5 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये इतनी स्टेबल है, ठीक है। अब लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हम हेक्साडाइईन ले लें, सपोज इफ वी हैव बेंजीन रिंग, ठीक है, जिसमें सॉरी साइक्लोहेक्साडाइईन है, बेंजीन रिंग नहीं। अब इसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे, 2, ठीक है, दिस वुड बिकम साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एंड दिस टाइम हम अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि जी ये तकरीबन पहले कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, 120, तकरीबन 120, तो ये उसका तकरीबन डबल ही जो है वो रिलीज होगी, तकरीबन 240 के करीब। और जो एक्चुअल एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज -231 पॉइंट समथिंग किलो जूल्स पर मोल, तो तकरीबन डबल ही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो आपका प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट से 2 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। मतलब जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ रही है रिएक्टेंट उतना अनस्टेबल होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? एक डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ी, 119, 2 डबल बॉन्ड्स को ख़त्म करने के लिए 231, तो मतलब दिस इज मोर अनस्टेबल देन साइक्लोहेक्सीन, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। अब अगर सपोज हम अज्यूम करते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फिक्स्ड पोजीशंस पे ट्रिपल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्साट्राईईन, ऑब्वियसली ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैं इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो हिपोथेटिकली कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, 119 का 3 टाइम्स, 119 इंटू 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके पास तकरीबन जो है वो कितनी हो सकती है, यानी अगर आपने इसको 3 टाइम्स जो है वो किया तो दैट इज अराउंड 358 समथिंग, ठीक है, 358 और 356 इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। तो बेंजीन में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है। बट जब हम बेंजीन में से, यानी अब लेट्स से मैं बेंजीन की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये नाउ दिस इज बेंजीन, बनाते हैं हम इसको ऐसे ही, बट मैं इसको कह रहा हूँ कि जी ये बेंजीन है और मेरा आइडिया ये था कि जी बेंजीन में इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। बट जब मैंने इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड किए और ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, व्हेन दिस कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई दैट वाज -231 किलो जूल्स, यानी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे 150 किलो जूल्स लेस एनर्जी रिलीज हुई। तो दैट मीन्स दिस बेंजीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस हिपोथेटिकल कंपाउंड। ये जो आपका साइक्लोहेक्साट्राईईन था, बेंजीन इससे ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि बेंजीन में डबल बॉन्ड्स फिक्स्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड फिक्स्ड होते तो एनर्जी रिलीज होती 356, बट यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 231, मींस बेंजीन इज मोर स्टेबल देन दिस हिपोथेटिकल कंपाउंड, ठीक है। और क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ये फिक्स नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी रिंग के ऊपर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरी रिंग के अंदर जो है ये मूव कर रहे हैं, विच गिव्स इट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन दिस हिपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राईईन
and this stability is due to the resonance structure. ये resonance कैक्यूल ने नहीं दिया था, resonance फिर ये बाद में जो है ये कॉन्सेप्ट आया। कैक्यूल ने तो डबल बॉन्ड को फिक्स बताया था, ठीक है, तो उस पे तो हमने देख लिया कि वो तो फिर अनस्टेबल होता है, बट बेंजीन इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेजोनेंस क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग schemes of valence electrons of atoms is called resonance of atoms is called resonance। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है कि आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ जाए। यानी मैं कह रहा हूं कि लेट से हम अब यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन के, ठीक है, हम कह रहे हैं कि जी एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसके दरमियान और क्योंकि इन सब के पास ऑल ऑफ दीज कार्बन, यू ऑल नो कि इन सब के पास एक एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि बेंजीन के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मींस ईच कार्बन हैज वन p ऑर्बिटल, हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल मौजूद है, एंड इट कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड। यानी फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, दिस कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड विद दिस कार्बन एंड इट कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड विद दिस कार्बन। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसने इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इसने अपने दूसरे नेबर के साथ पाई बॉन्ड बना लिया। तो दिस इज अनदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसी तरह से यानी ये कहलाते हैं दीज आर कैक्यूल स्ट्रक्चर्स, बाद में फिर ये कहलाएगा कैक्यूल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसी तरीके से डीवर स्ट्रक्चर्स हैं, बट वो खैर आपको इतना ज़्यादा, बस सिंपल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस सिंपली मीन्स कि आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ पेयरिंग स्कीम्स, ठीक है, कि कितने, यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान भी पाई बॉन्ड बन सकता है, इन दोनों के दरमियान भी पाई बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि हर कार्बन के पास, बिकॉज ईच कार्बन हैज दिस। एंड ये जो रेजोनेंस है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड जो है, यानी हमने कहा कि जी ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, फिफ्थ और ये सिक्स, तो हमारे पास ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन, ईच कार्बन हैज वन p ऑर्बिटल, ईच कार्बन हैज वन p ऑर्बिटल, हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है। तो मींस ये जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन रिवॉल्व ऑन होल रिंग। लेट से ये आप देखें, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पूरी रिंग पे रिवॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने पूरी रिंग को सैंडविच कर दिया, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट इज रिवॉल्विंग ऑन होल द रिंग, पूरी रिंग के ऊपर, ठीक है। तो मतलब आप यूँ कह लें कि इस पूरी रिंग को स्टेबिलिटी मिल रही है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और इसकी तरफ कोई भी आप कह लें कि नेगेटिव पार्टिकल इसकी तरफ मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, दिस गिव्स एन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये हमने सिंपल रेजोनेंस मॉडल और इसके स्ट्रक्चर देख लिया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक बात क्लियर है जी बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन, अच्छा, बॉन्ड लेंथ वगैरह ध्यान में रखिएगा। हमने बात कर ली हाइब्रिडाइजेशन की, तो हमने बात कर ली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, p ऑर्बिटल है, हेक्सागोनल प्लेनर शेप है, ठीक है। बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है? दैट इज, अच्छा हम जरा सारी बॉन्ड लेंथ जो है एक दफ़ा लिख लेते हैं। ये ध्यान में रखने के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम। एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन, क्योंकि यार ना तो सिंगल में काउंट होता है ना डबल में, दैट इज 1.397 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ्स हैं, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, देयर आर डिफरेंट वेज। बेंजीन जो है ये
कोल से भी मिलता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल होती है, कोल तार मिलता है। कोल तार के अंदर जो है ये ध्यान में रखें कि कोल तार से जो है वो बेंजीन बनाया जा रहा होता है। बेंजीन जो है वो कोल तार के अंदर नेचुरली वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। ईच कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, इसमें से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो प्लैटिनम या पैलेडियम यूज होता है एज ए कैटलिस्ट एट अराउंड 250 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा तो मतलब 3H2, 6 हाइड्रोजन रिलीज हो गए एंड वी गेट बेंजीन। यहाँ से आपको बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा इसको आप अल्काइन से बना सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या है? एसिटाइलिन इथाइन। ठीक है जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो फ्रॉम इथाइन जो है ये बन सकता है। लेट्स से हमारे पास 3 इथाइन मॉलिक्यूल है, 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब 6 कार्बन चाहिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए, वो मिल गया आपको। ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो इस केस में आप निकल भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनो निकल, निकल जो है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर भी यूज हो सकता है। सिंपल निकल भी जो है वो आप यहाँ पे कह सकते हैं एट अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रेने निकल भी यूज हो सकता है, रेने निकल, दिस इज अनदर कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन को आप इस तरह से सर्किल लगा भी शो कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से जो है ये आप बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉम अल्केन्स, नॉर्मल जो अल्केन्स हैं दे कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन फ्रॉम हेक्सेन और फ्रॉम हेप्टेन। ये जरा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रॉम हेक्सेन। अल्केन्स, ठीक है, लेट्स से हमने अल्केन लिया CH3 CH2 4 CH3, टोटल 6 कार्बन हो गए, CH3 4 कार्बन ये और। ठीक है, नाउ दिस रिएक्शन वुड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होगा। कैटलिस्ट हम क्या यूज करेंगे? V2O5 यूज हो सकता है, क्रोमियम ऑक्साइड यूज हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज हो सकता है। ठीक है, तो लेट से आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज हो सकता है। ये सारे कैटलिस्ट ध्यान में रखिएगा। इसमें आप V2O5 यूज कर सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, Cr2O3, सिलिकॉन ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर का वेरी करता है सारे कैटलिस्ट के साथ। तो लेट से V2O5 यूज किया, ठीक है, एट अराउंड 550 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रेशर जो है वो तकरीबन 150 to 300 PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजीन, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन, ये क्या था आपका? साइक्लोहेक्सेन, सॉरी ये पहले कन्वर्ट होगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर। आप डायरेक्ट इसको रिएक्शन लिख लें, ये H2 हाइड्रोजन, टोटल हम कहेंगे 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। वैसे ये पहले साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, बट आप डायरेक्ट रिएक्शन ही जो है वो याद रख लें। ठीक है, अच्छा, अगर लेट से हम हेक्सेन की जगह पे, यानी यहाँ आपने क्या लिया था, दिस इज नाउ हेक्सेन, अगर हम हेक्सेन की जगह पे हेप्टेन लें, हेक्सेन से आपको मिलेगा बेंजीन। नाउ इफ वी से टेक हेप्टेन CH2 5 CH3, नाउ वी हैव टेकन हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन अगर लिया जाएगा और लेट्स से हमने क्रोमियम ऑक्साइड यूज किया Cr2O3 एट अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर उतना ही रहेगा। अब क्या होगा? टोटल 7 कार्बन है। ठीक है, तो आपको बेंजीन का डेरिवेटिव मिलेगा, बेंजीन और CH3, मिथाइल बेंजीन प्लस 4H3, या फिर आप टॉलिन कह लें। ऐसे ऑक्टेन यूज करेंगे तो इथाइल बेंजीन मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल ध्यान में रखिएगा। एक और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि हमने अल्केन्स के लिए भी पढ़ा था, सोडा लाइम से।
ठीक है, सोडा लाइम से हमने अल्केन्स भी बनाए थे और सोडा लाइम से आप बेंजीन भी बना सकते हैं फ्रॉम सोडा लाइम। फ्रॉम सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या था? इट वाज द मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड क्विक लाइम। कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम का रिएक्शन था विद सोडियम। यहाँ पे हम इसको रिएक्ट करेंगे विद सोडियम, वहाँ पे सोडियम एसीटेट वगैरह के साथ रिएक्शन करते थे। यहाँ पे रिएक्शन होगा बेंजीन रिंग और इस पे COONA, दिस इज सोडियम बेंजोएट, ये कहलाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, बेंजीन सॉल्ट है, बेंजोएट reacts with sodium hydroxide in the presence of quicklime calcium oxide। तो ये आपके पास सोडा लाइम बन गया, ठीक है। तो दिस गिव्स बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो these are some preparations of benzene। यहाँ से आप, अच्छा इसके अलावा एक और रिएक्शन है फ्रॉम फिनोल, ठीक है। फिनोल से भी जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान में रखिएगा, फ्रॉम फिनोल। अब ये याद रखने वाले रिएक्शंस हैं। फिनोल रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट। फिनोल क्या है? बेंजीन, इस पे OH ग्रुप, रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट, बिल्कुल फाइन जिंक पार्टिकल्स होते हैं। दिस फॉर्म्स बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, ठीक है जी, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बन सकता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी लेट से हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, SO3H reacts with water in the presence of HCl, we get benzene plus H2SO4, ठीक है जी। तो ये कुछ प्रिपरेशंस हैं बेंजीन की, डिफरेंट तरीकों से आप बना सकते हैं बेंजीन। अब इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये कलरलेस है, मेल्टिंग पॉइंट 5.5, बॉइलिंग पॉइंट 80, ये ध्यान में रखिएगा बेंजीन के बारे में। कलरलेस सब्सटेंस है, मेल्टिंग पॉइंट है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसकी एक स्पेशल स्मेल होती है, ठीक है। हाईली इन्फ्लेमेबल, क्योंकि कार्बन काफ़ी ज़्यादा है तो हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है और स्मोकियर फ्लेम प्रोड्यूस करता है ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। हाईली इन्फ्लेमेबल कंपाउंड, highly inflammable compound and produces smokier flame, produces smokier flame due to high percentage of carbon, due to high percentage of कार्बन की हाई परसेंटेज की वजह से, ठीक है। अराउंड 93.6% कार्बन है इसमें, 93.6% कार्बन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें ध्यान में रखें कि ये पॉइजनस है, ठीक है। ये अगर आप थोड़ा भी जो है वो उसको आप कहें कि ये चला जाए ब्लड के अंदर तो ये नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। टॉक्सिक कंपाउंड है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया, केमिकल प्रिपरेशंस देख ली। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। बेंजीन केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, तो ये आपने खैर पढ़े हुए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में जो है वो इसको एक एक करके एक एक स्टेप जो है वो डिस्कस कर लूँगा, ज़्यादा डिटेल में हम इसकी नहीं जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज या आप कह लें कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है,
हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा होता है, कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिप्लेस करेगा। तो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम पहला रिएक्शन देख लेते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन में सिंपल क्या है कि आपने बेंजीन को रिएक्ट किया विद हेलोजन। बेंजीन रिएक्ट्स विद, लेट्स से हम कह रहे हैं कि दिस इज बेंजीन। बेंजीन रिएक्ट्स विद एनी हेलोजन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड, सपोज FeCl3 और FeBr3, ठीक है। ये FeCl3 इसको ब्रेक करता है, क्लोरीन इसमें से गेन कर लेता है, ये Cl प्लस बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है जो कि बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, एंड दिस बिकम्स Fe, ये बेंजीन, और इस पे क्लोरीन आ जाता है, प्लस यहाँ से जो एक H रिमूव होगा तो Cl के साथ मिलके HCl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब मैकेनिज्म मैं एक दफ़ा डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी सबका मैकेनिज्म एक जैसा ही है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, वैसे मैकेनिज्म ऐसा जितना ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा सा स्टेप्स जो है वो आप ध्यान में रख लें कि हो क्या है कि पहले आपके पास Fe, सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही मैकेनिज्म जो है वो होगा, FeCl3। पहले आपने, यानी पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, ये लुईस एसिड रिएक्ट करेगा विद FeCl3 रिएक्ट्स विद Cl2, ये बन जाएगा FeCl4, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये अपने साथ इसको कंबाइन कर लेगा, प्लस FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे इन स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारे पास ये बेंजीन रिंग, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है, तो ये अटैक करेगा Cl प्लस, ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और फिर H इसमें से निकल जाएगा, ये अटैक निकालते हैं तो हम डायरेक्ट अब जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा Cl, और जो जहाँ से H निकलेगा वो FeCl4 में से Cl को रिमूव करेगा, HCl बन जाएगा, प्लस FeCl3 आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो रिएक्शन हो रहा होगा, तो ये आपने सिंपल ध्यान में रखना है, और आई होप सबको समझ में आ गई होगी बात जी, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, क्योंकि बस ये एक मैकेनिज्म ध्यान में रखते हैं, बाकी सारे रिएक्शंस जो है वो हम देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये तो हमने सिंपल देख ली हेलोजिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से ब्रोमिनेशन हो सकती है। आयोडीन जो है वो बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन बहुत तेज रिएक्ट करता है, इसलिए मतलब सिर्फ आप जब हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो वी आइदर रिएक्टेड विद ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है, विद ब्रोमीन, Br2 और क्लोरीन। F2 वेरी फास्ट रिएक्शन, I2 वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास, अच्छा अगर आप ये ध्यान में रखें कि यही क्लोरीन आप रिएक्ट कर रहे हैं विद बेंजीन, ठीक है, या आप कह लें कि बेंजीन के किसी डेरिवेटिव के साथ, बट इन सनलाइट, तो फिर वो हेलोजिनेशन वाला रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी सपोज अगर मेरे पास मिथाइल बेंजीन है, लेट्स से वी हैव दिस मिथाइल बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब क्या होगा, बेंजीन रिंग पे कोई अटैक नहीं होगा, बल्कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह पे Cl प्लस HCl, तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है कि आपने बेंजीन रिंग को रिएक्ट किया, दिस इज बेंजीन रिंग reacts with HNO3 नाइट्रिक एसिड in the presence of catalyst क्या यूज होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड at around 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। NO2 जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, वी गेट नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर। रिएक्शन उसी तरीके से होगा, पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 प्लस, और फिर उसके बाद जो है वो
आपके पास, यानी इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा हमारे पास रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या आपने बेंजीन रिंग को रिएक्ट किया विद सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विद H2SO4, ठीक है, एट अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस गिव्स, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज SO3H। तो ये बेंजीन रिंग और ये SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यही रिएक्शन आप कर सकते हैं विद SO3 एज वेल, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फ्यूमिंग एसिड भी जो है वो रिएक्ट करेगा और ये भी जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही बनाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रेशन हो गई, हेलोजिनेशन हो गई, सल्फोनेशन हो गई, और इसी तरीके से आगे दो रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप यानी RX जो है ये रिएक्ट करेगा, अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आपके पास अल्काइल बेंजीन मिलेगा। और एसाइलेशन, एसाइलेशन में हमारे पास जो कंपाउंड होगा दैट वुड बी RCOX, ये X ग्रुप चला जाएगा, ये पूरा आपका एसाइल ग्रुप है, दिस इज एसाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR, ये एसाइल ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग के साथ आके अटैच होगा। मैं इसका रिएक्शन एक लिख देता हूँ, अल्काइलेशन आसान है, एसाइलेशन का रिएक्शन लिख रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसको हमने रिएक्ट किया विद CH3COCl, ठीक है। तो ये, और इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3, यही जिस तरह से आपने हेलोजिनेशन में यूज किए, तो ये Cl आके अटैच हो जाएगा, AlCl4+ बन जाएगा, और ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आके रिंग के साथ आके अटैच हो जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और ये C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन, कीटोन बन गया बेसिकली ये एसिटोफिनोन, ठीक है। अगर 3 कार्बन होंगे यहाँ पे तो प्रोपोफिनोन, 4 होंगे तो ब्यूटोफिनोन, ठीक है। तो ये आपके पास बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद एडिशन रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन, कुछ थोड़े से रिएक्शन इसमें हमने और लिखने, और फिर उसके बाद आप ये कहें कि हम बात करेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्शन एंड एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग को, तो वो इंशाल्लाह ताला फिर हम आगे कल कंटिन्यू कर लेते हैं। आज इसको हम यहाँ तक रखते हैं। ये